हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग टेक्निक्स में यूनिट 4 वन शॉट। सो यानी इस यूनिट के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सो सिंपल से 5 टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे टॉपिक मैं डेफिनेटली कवर करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने इन दोनों टॉपिक के लिए मार्क इसलिए किया है फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि इन दोनों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं फटाफट से रिवीजन वाला काम करवाऊंगा सिर्फ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। जब मैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ा रहा था तो मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया था। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। अगर आपको डिटेल में बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स देखने हैं, टाइप्स वगैरह, इनका क्या डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर पड़ी हुई हैं। छोटी सी वीडियो होगी, बहुत लेंथी नहीं होगी, तो आप जाके डेफिनेटली उसको देख सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ वापस यहाँ पे मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क, बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा। एसओएम एल्गोरिथम, उसके वेरिएंट देखेंगे, सीएनएन देखेंगे क्या होता है, और सीएनएन पे बेस्ड कुछ केस स्टडीज देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी पूछी जाएंगी। ठीक है, मान के चलो कि केस स्टडी जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि अभी जो रिसेंटली मशीन लर्निंग का एग्जाम हुआ था उसके अंदर सीएनएन की डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली केस स्टडी पूछी गई थी 10 नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना क्या होता है कॉन्सेप्ट, सारा कुछ समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क से। इट इज अ टाइप ऑफ एएनएन सिमिलर टू द मॉडल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये बेसिकली एएनएन का ही एक टाइप होता है, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में आप सबने पढ़ रखा है, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का रेप्लिका होते हैं। रेप्लिका भी नहीं कह सकते, ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं, जिससे कि जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग होती है वैसे ही एएनएन में भी न्यूरॉन्स की आर्टिफिशियली एक ह्यूमन ब्रेन बनाने की कोशिश कह सकते हो, आपकी आर्टिफिशियल ब्रेन को इन्वेंट करने की, आर्टिफिशियली न्यूरॉन्स को इस तरीके से कनेक्ट करने की, उनका नेटवर्क इस तरीके से बनाने की कि वो ह्यूमन ब्रेन की तरह रिस्पॉन्ड कर सके, मशीन्स के अंदर डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को जनरेट कर सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा एएनएन, और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क इसी का एक टाइप होता है। ठीक है, इट इज अ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स नोड्स दैट लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजंस एंड प्रिडिक्शंस। इसमें न्यूरॉन्स की अलग अलग लेयर्स होती हैं, न्यूरॉन्स को नोड्स भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूरॉन्स की अलग अलग लेयर होती हैं जो कि डेटा की हेल्प से लर्निंग करती हैं और डिसीजन या फिर प्रिडिक्शंस बनाती हैं। ठीक, स्ट्रक्चर की बात की जाए एमएलपी नेटवर्क की, यानी कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क की, देखो परसेप्ट्रॉन नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क। सिंगल लेयर आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो जब आप इस वीडियो पे जाके देखोगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी हुई है। ठीक है, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क सिलेबस में है, इस वजह से वो हम लोग देखेंगे। मल्टी लेयर्स में सिंपली मल्टी लेयर्स होती हैं। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। सिंगल लेयर में इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर होती है बस, और एक हिडन लेयर होती है मैक्स टू मैक्स। बाकी जो मल्टी लेयर होती है उसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है, इनपुट लेयर हो गई, ये हमारी हिडन लेयर्स हो गई, हमारी आउटपुट लेयर हो गई, हमारा नेटवर्क डायग्राम है। ठीक, इनपुट लेयर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव डेटा, ईच न्यूरॉन रिप्रेजेंट अ फीचर। ये क्या होती है, ये हमारी इनपुट डेटा को रिसीव करने का काम करती हैं। हर एक नोड, हर एक न्यूरॉन एक स्पेशल फीचर को स्टेट करता है या फिर एक स्पेशल फीचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रिडिक्टिंग ईमेल्स एज स्पैम। ठीक है, मान लो कि हमें प्रिडिक्ट करना है कि कोई ईमेल है वो स्पैम है या फिर नहीं है, तो कैसे करेंगे। जो ईमेल के अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है, वर्ड्स, वो वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स ही उसके फीचर होते हैं और उन्हीं के बेसिस में कैटेगराइज किया जाता है कि ईमेल स्पैम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग इनपुट का मतलब अलग अलग वर्ड्स, एक एक फीचर, एक वर्ड एक फीचर। ठीक है, तो सारे फीचर, सारे वर्ड्स एज एन इनपुट जाएंगे हमारे मॉडल के अंदर। ठीक, फिर क्या होता है, हिडन लेयर, लेयर्स बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट दैट फाइंड पैटर्न्स इन डेटा। नंबर ऑफ हिडन लेयर डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कि हिडन लेयर का काम अब क्या होगा, यहां से जैसे ही फीचर मिल गए, ठीक है, वर्ड्स मिल गए, अब क्या होगा, हिडन लेयर में कंप्यूटेशन होगी, यानी कि पैटर्न को समझा जाएगा वर्ड्स के, और ये चीज एनालाइज की जाएगी कि ये एक्चुअली में स्पैम ईमेल्स के अकॉर्डिंग पैटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक, पैटर्न समझा जाएगा। अब जितनी ज्यादा हमारी हिडन लेयर्स होंगी, इसका मतलब कि हमारा प्रॉब्लम भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। मतलब जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बढ़ जाएंगी कंप्यूटेशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए पैटर्न एनालाइज करने में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिडन लेयर्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा हिडन लेयर्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से जितनी ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी ज्यादा हमारी हिडन लेयर्स की भी तादाद बढ़ती जाएगी। ठीक,
आउटपुट लेयर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फाइनल प्रिडिक्शन। आउटपुट लेयर, अब हिडन लेयर के अंदर कंप्यूटेशन हो गया, पता चल गया कि पैटर्न समझ में आ गया कि क्या स्पैम ईमेल है या फिर नहीं है, तो वो आउटपुट उसी अकॉर्डिंग आउटपुट पे भेज देगा। आउटपुट लेयर क्या दिखाती है कि क्या फाइनल प्रिडिक्शन आया है, ठीक है। एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग ईमेल है स्पैम और नॉट, वही चीज़ है, पूरा मैंने बता दिया कि कैसे ईमेल को प्रिडिक्ट करता है ये स्पैम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ एमएलपी। क्या वर्किंग होती है, सबसे पहले न्यूरॉन्स एंड वेट्स, कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स हैव वेट्स, ईच इनपुट इज हिडन लेयर मस्ट बी अ वेटेड इनपुट। मतलब कि जो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वहां पे एक वेट असाइन होता है, ठीक। न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, देखो जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिखा, बैक प्रोपोगेशन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इसमें एक वेट भी असाइन हो रहा है, यानी कि जो एक्चुअली यहाँ से डेटा आ रहा है वो इनपुट के अलावा यहाँ पे वेट भी है, उसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, फिर वेटेड इनपुट मिलता है एच पे, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स हैव वेट्स, ईच इनपुट इन हिडन लेयर मस्ट बी अ वेटेड इनपुट। नेक्स्ट है ईच न्यूरॉन हैज अ बायस, अ नंबर एडेड टू इट्स आउटपुट। मतलब कि देखो बायस ऐड हो रहा है, ठीक है। बायस एक इंडक्टिव बायस के बारे में अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। इंडक्टिव बायस का काम ये होता है कि जहाँ पे हमें प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन होती, वहाँ पे हम मॉडल के अंदर वेट को चेंज करने के लिए या फिर आउटकम्स को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम इंडक्टिव बायस का यूज करते हैं, जो कि एजम्पशन वैल्यू होती हैं, ठीक है। एजम्पशन यानी कि एज्यूम्ड वैल्यूज होती हैं, जिनका यूज किया जाता है ताकि हम आउटपुट को चेंज कर सकें, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट ईच न्यूरॉन पासेस इट्स रिजल्ट थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन हेल्पिंग द नेटवर्क लर्न कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो एक्टिवेशन फंक्शन का सिंपल सा काम होता है कि वो नॉन लीनियरिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नॉन लीनियरिटी का मतलब कि जो भी हमारा डेटा इनपुट आ रहा है, ठीक है, जो भी हमारा इनपुट डेटा आ रहा है वो हमारा पास होगा एक्टिवेशन फंक्शन से। ये एक तरीके से स्विच की तरह काम करेगा, ये बताएगा कि जो भी डेटा इनपुट आए या फिर जिस न्यूरॉन के पास डेटा इनपुट आ रहा है वो न्यूरॉन उस डेटा इनपुट को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, या रिलीज करे या फिर ना करे, ठीक है। ऑन ऑफ करने का काम करता है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझना ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक। फॉरवर्ड प्रोपगेशन, डेटा मूव्स फ्रॉम इनपुट लेयर टू हिडन लेयर टू आउटपुट लेयर। देखो डेटा कैसे मूव करता है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, इनपुट लेयर से हिडन लेयर, हिडन लेयर से आउटपुट लेयर, ठीक है। कैलकुलेटिंग एंड पासिंग न्यूरॉन आउटपुट, कैलकुलेट करता रहता है न्यूरॉन आउटपुट और इसी तरीके से आउटपुट पास ऑन होता जाता है। फिर आता है लर्निंग, दैट इज ट्रेनिंग द नेटवर्क। लॉस फंक्शन क्या होता है, मेजर्स प्रिडिक्शन एक्यूरेसी। लॉस फंक्शन बताता है कितना एक्यूरेट प्रिडिक्शन है हमारा। बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, एडजस्ट वेट्स एंड बायस टू रिड्यूस एरर बाय मूविंग बैक टुवर्ड आउटपुट एंड इनपुट लेयर। तो बैक प्रोपोगेशन का काम होता है कि वेट और बायसेस को एडजस्ट करना, जिससे कि फाइनल एरर को रिड्यूस किया जा सके जो कि आउटपुट लेयर पे मिलने वाली है, और आउटपुट से वापस से इनपुट लेयर तक का आने का काम, ये होता है बैक प्रोपोगेशन का काम। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, अभी यहाँ पे डिटेल में हम लोग देख लेंगे कि बैक प्रोपोगेशन करता क्या है और होता क्या है, ठीक है। एक चीज़ और, अगर बैक प्रोपोगेशन भी एकदम डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, एकदम मज़े से, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप पढ़ लो, ठीक। बैक प्रोपोगेशन इट इज़ एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क। इट एडजस्ट वेट एंड बायस टू मिनिमाइज द एरर इन नेटवर्क प्रिडिक्शन, ठीक है। नेटवर्क के अंदर कोई प्रिडिक्शन आया, ठीक, अब जैसे रुको ये डायग्राम है, ठीक है, मैं यहाँ से बताता हूँ। ये डायग्राम है, इनपुट मिले एक्स पे, ठीक, हिडन लेयर पे गया वेटेड इनपुट और बायस। अब हिडन लेयर पे कंप्यूटेशन हुआ, आगे गया फर्दर, इस हिडन लेयर पे भी कंप्यूटेशन हुआ, जितनी भी हिडन लेयर्स हैं उनके अंदर कंप्यूटेशन हुआ, ठीक। कंप्यूटेशन होने के बाद फाइनल आउटपुट पहुंचा यहाँ पे आउटपुट लेयर पे। अब आउटपुट लेयर पे क्या हुआ, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है ये हमारा आउटपुट आया, बट हमको चाहिए कौन सा था, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है। तो अब डिफरेंस इन डिजायर्ड वैल्यू आया ना, कि जो हमको चाहिए था आउटपुट वो आउटपुट नहीं आया और उससे एक्यूरेट भी नहीं आया, ठीक है, ऑप्टिमल आउटपुट भी नहीं मिला है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में बैक प्रोपोगेट होता है, ठीक है, यहीं पे बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम काम करती है। अब डिजायर्ड आउटपुट लाने के लिए वापस से पीछे जाएंगे, फिर से वेट और बायस को एडजस्ट करेंगे, फिर से कंप्यूटेशन करेंगे और फिर आके चेक करेंगे कि क्या अब आउटपुट आया, फिर भी नहीं आया तो फिर अगेन यही चीज। तो ये होता है बैक प्रोपोगेशन का काम, ठीक है। समझ में आ गया बैक प्रोपोगेशन क्या करती है, स्टेप्स देखो। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज वेट एंड बायस विद स्मॉल रैंडम वैल्यूज, ठीक है, एंड होगा यहाँ पे।
सो इस लाइन का सिंपल सा मतलब है इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, जो बायस और जो वेट की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं, मतलब कि चेंज तो हो वैल्यूज में, ठीक है, जो भी इनपुट आया उसमें चेंज परफॉर्म करवाती हैं, लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, बहुत सिंपल चेंज होता है, ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। सो इनिशियली वेट और बायस क्या होता है हमारा, स्मॉल रैंडम वैल्यूज चूज की जाती है, ठीक, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। फिर फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, पास इनपुट डेटा टू इनपुट लेयर। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कैसे, इनपुट डेटा इनपुट लेयर से कहाँ गया हिडन लेयर, फिर हिडन लेयर से कहाँ गया नेक्स्ट हिडन लेयर से कहाँ गया आउटपुट लेयर, ठीक है, तो ये होता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। देन नेक्स्ट आता है हमारा वो, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट एंड कंपेयर फॉर ईच न्यूरॉन इन आउटपुट लेयर, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे कैसे यहाँ पे डेटा ट्रेवल करता है हमारा। देखो इनपुट डेटा आया इनपुट लेयर पे, फिर वेटेड इनपुट और बायस का सम कहाँ पहुंचा हिडन लेयर पे, यहाँ पे कंप्यूटेशन हुआ, फिर कंप्यूटेशन होने के बाद ये डेटा कहाँ पहुंचा आउटपुट लेयर पे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉस कैलकुलेशन, ठीक है, अब देखो अब आउटपुट लेयर तक हमारा डेटा पहुंच चुका, ठीक है, यहाँ से गया डेटा हमारा यहाँ पहुंच गया, अब क्या होगा, लॉस कैलकुलेशन होगा कि क्या दिक्कत आ गई भाई, हम तो पहुंचा दिए पूरा डेटा, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, कंप्यूट लॉस एरर बाय कंपेयरिंग द प्रिडिक्टेड आउटपुट टू द एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट हमको चाहिए था और जो प्रिडिक्टेड आउटपुट आया है उन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा और एरर यानी कि लॉस को कंप्यूट किया जाता है, ठीक। देन बैकवर्ड प्रोपोगेशन, अब एक बार हमें पता चल गया क्या लॉस है, ठीक है, क्या ग्रेडियंट डिसेंट है, क्या लॉस है, उस अकॉर्डिंग हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन परफॉर्म करते हैं। कंप्यूट ग्रेडियंट ऑफ द लॉस एंड प्रोपोगेट द एरर बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क, हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना, ग्रेडियंट का मतलब है कितना लॉस हुआ है, ठीक है, वो चीज हमको कैलकुलेट करनी है कि कितना लॉस हुआ है, फिर उसी अकॉर्डिंग हमें प्रोपोगेट करना है बैकवर्ड नेटवर्क के अंदर, और अगेन हमको क्या करना है, चेंज करना है वेट और बायस, तो वही चीज नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेट एंड बायस अपडेट। अब हम पीछे आ गए वापस से नेटवर्क में, ठीक है, चूज अ लर्निंग रेट टू कंट्रोल द साइज ऑफ द अपडेट्स, अब हमें क्या करना है, एक लर्निंग रेट चूज करनी पड़ेगी जिससे कि अपडेट का साइज क्या हो, अब बहुत मेजर अपडेट्स हो जाएंगे तो प्रिडिक्टेड आउटकम फिर से गलत हो जाएगा, ठीक है, हमें क्या करना है, मिनिमम चेंजेस करने, तो हमें लर्निंग रेट भी क्या रखनी पड़ेगी, कंट्रोल्ड रखनी पड़ेगी, ठीक है। देन अपडेट द वेट एंड बायस इन द डायरेक्शन दैट रिड्यूसेस द लॉस, और वेट और बायस को उस डायरेक्शन में अपडेट करना है कि जो कि लॉस को रिड्यूस कर सके, इंक्रीज ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है इटरेशन, रिपीट स्टेप 2 to 5 अंटिल नेटवर्क प्रेडिक्शन बिकम सफिशिएंटली एक्यूरेट, सो हमें ये सारे स्टेप कब तक करने हैं, जब तक कि जो हमारा डॉटेड वाला पार्ट है ये वापस से इस ब्लैक वाले पार्ट के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली फिट नहीं हो जाता, यानी कि जो हमें डिजायर्ड वैल्यू मिल रही है वो हमारे एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं आ जाती, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट होगी या सफिशिएंटली एक्यूरेट होगी, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा बैक प्रोपोगेशन बेसिक्स का कि कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारी एसओएम एल्गोरिदम, दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, ठीक है, और इसके वेरिएंट, ठीक है, सो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एसओएम एल्गोरिदम क्या होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एंड क्लस्टरिंग, ये बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम होती है जिसका यूज किया जाता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और क्लस्टरिंग के लिए, ठीक। It maps high dimensional data into low dimensional data or grid of nodes 2D, preserving the topological relationships of the input data। इसका काम क्या होता है, जो भी हाई डायमेंशनल डेटा होता है जिसको प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको ये लो डायमेंशनल में कन्वर्ट करता है या फिर ग्रिड में कन्वर्ट करता है। ग्रिड जो होता है वो हमारा 2D नोड्स के स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो टोपोलॉजी के बेसिस पे जो रिलेशनशिप्स हैं न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है, नोड्स के बीच में जो टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप है उनको भी मेंटेन करके रखता है, ठीक। वर्किंग क्या होती है, इनिशियलाइजेशन ट्रेनिंग अपडेट, इसके आगे भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देखेंगे। अ ग्रिड ऑफ नोड्स इज इनिशियलाइज्ड ईच विद अ वेट वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन एज इनपुट डेटा। देखो अब नोड्स का, देखो नोड्स को एक बॉक्स की तरह मान के चलो कि नोड हमारी क्या है, एक डिब्बा है, ठीक है। अब अलग अलग डिब्बे क्या हुए, इनिशियलाइज हुए, जिन पे सब पे एक लेबल लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे डिब्बे हैं वो इनिशियलाइज हो गए, उन पे लेबल लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से ईच विद अ वेट वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन एज इनपुट डेटा, जो भी इनपुट डेटा है उसके अकॉर्डिंग वेट वेक्टर के अकॉर्डिंग ग्रिड हमारे इनिशियलाइज हो गए, ग्रिड ऑफ नोड्स, ठीक है। For each input vector, algorithm finds the node with weight vector most similar to the input, मतलब कि अब जो हर एक नया इनपुट वेक्टर आएगा उसके लिए एल्गोरिदम क्या करेगी, एसओएम एल्गोरिदम क्या करेगी, फाइंड करेगी एक ऐसी नोड जिसके पास जो लेबल है यानी जो वेट वेक्टर है वो वेट वेक्टर सिमिलर हो जो नया इनपुट वेक्टर आया है उसके, ठीक है। तो जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना ज्यादा मैच होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, मतलब कि
मान लो हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं, ठीक है, हर बॉक्स में वेराइटी ऑफ एप्पल्स रखे हुए हैं, ठीक है, एप्पल की भी अलग अलग वेराइटी होती है, ठीक है, फ्रूट होता है एप्पल, ठीक है। अब अलग अलग वेराइटी के एप्पल रखे हुए हैं, अब हमको एक एप्पल मिला, ठीक है, हम क्या करेंगे, सारे बॉक्सेस पे ऑलरेडी लेबल्स लगे हुए हैं, ठीक है, हम उस एप्पल को लेंगे और हम देखेंगे कौन से लेबल के साथ ये सबसे बेस्ट मैच हो रहा है, जिसके साथ ये बेस्ट मैच हो रहा है वहां पे ले जाके इसको रख देना है, ठीक। अपडेट द वेट ऑफ द बेस्ट मैचिंग यूनिट्स एंड इट्स नेबरिंग नोड्स आर एडजस्टेड टू बिकम मोर लाइक द इनपुट वेक्टर, ठीक है, मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब है कि अब क्या होगा, जैसे बॉक्सेस में हमने एप्पल रख दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, उस बॉक्स के, उस पर्टिकुलर बॉक्स की जो पोजीशन है, उसके आसपास के जो बॉक्स हैं उनके वेट को भी, यानी उनके लेबल को भी हम इस तरीके से एडजस्ट कर दें, इस तरीके से चेंज कर दें कि वो एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर हो जाएं, ठीक। मतलब कोई नया इनपुट अगर आए, ठीक है, कोई नया एप्पल हम लेके आए तो उसको उस पर्टिकुलर बॉक्स के एरा में किसी भी बॉक्स के अंदर फिट किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमको उन वेट्स को एडजस्ट कर देना है। देन इटरेशन, रिपीट फॉर ईच इनपुट वेक्टर एंड कंटिन्यू फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इटरेशंस और अंटिल कन्वर्जेंस। अब हमें हर एक इनपुट वेक्टर के लिए इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा तब तक के लिए जब तक कि कन्वर्जेंस कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि हम लोग का जो बॉक्स है वो प्रॉपरली सारे एक ऑर्डर में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आ जाते, ठीक। वेरिएंट्स की बात की जाए तो बैच एसओएम, ग्रोइंग एसओएम, हायरार्किकल एसओएम, पैरामेट्रिक एसओएम, ये 4 बेसिक वेरिएंट्स इसके अंदर होते हैं। सबसे पहला आता है बैच एसओएम। काम क्या होता है, अपडेट द लेबल्स आफ्टर शोइंग द ग्रिड अ बैच ऑफ डेटा पीसेस इंस्टेड ऑफ 1 by 1। अभी देखो एक एक एप्पल लेके मैं आ रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 by 1 डेटा काम कर रहा है, बट बैच के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लेबल्स जो अपडेट होते हैं ये 1 by 1 के बेसिस पे नहीं अपडेट होते, यहाँ पे बैच ऑफ डेटा पीसेस एक बार में शो होता है ग्रिड को, ठीक है। मतलब जो ओवरऑल ग्रिड है बॉक्स का, उसमें पूरा बैच, यानी कि मैं पूरा एक बैग 2 किलो 5 किलो एप्पल लेके आ गया, ठीक है, तो वो होता है बैच एसओएम का काम, ठीक है। वो पूरे उस पूरे बैच की हेल्प से क्या करेगा, लेबल्स को अपडेट करेगा, ना कि 1 by 1, ठीक है। ग्रोइंग एसओएम क्या होता है, स्टार्ट विद ए स्मॉल ग्रिड एंड ऐड मोर बॉक्सेस एज नीडेड टू बेटर फिट द डेटा। ये हमारा क्या होता है, स्मॉल ग्रिड से स्टार्ट होता है। ग्रोइंग जैसे नाम ही है इसका, छोटे से बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा, स्मॉल ग्रिड से स्टार्ट होगा और बॉक्सेस ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे डेटा को फिट करने के लिए नीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर आता है हायरार्किकल एसओएम, यूजेस मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रिड्स वेयर ईच लेयर ऑर्गेनाइजेस द डेटा इन फाइनल डिटेल। यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स यूज होती हैं ग्रिड की, जहां पे हर एक लेयर डेटा को एक फाइनल डिटेल्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करती है, ठीक। पैरामीट्रिक एसओएम यूज फॉर्मूलाज टू डिफाइन द लेबल्स मेकिंग इट इजियर टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा। मतलब यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का, लेबल्स को डिफाइन करने के लिए, जिससे कि कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो डेटा विजुअलाइजेशन में, क्लस्टरिंग में, पैटर्न रिकॉग्निशन में, फीचर मैपिंग में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा CNN एंड इट्स लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होते क्या हैं, इट इज अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल कॉमनली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग विजुअल डेटा, ठीक है। तो डीप लर्निंग का ये एक मॉडल होता है जिसको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इट प्रोसेस द डेटा इन अ वे दैट प्रिजर्व्स द स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सेल्स मेकिंग इट एक्सीलेंट फॉर टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन। सो बेसिकली CNN का ज्यादातर जो यूटिलाइजेशन है, 90% जो यूटिलाइजेशन है वो इमेज रिकॉग्निशन में ही होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो पिक्सेल्स होते हैं, जो पिक्सेल्स होते हैं हमारे डेटा के अंदर, ठीक है, उन पिक्सेल्स के बीच की जो स्पेशियल रिलेशनशिप, यानी स्पेस के बेसिस पे जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को प्रोसेस करता है, उसको प्रिजर्व करता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट करता है, ठीक है, जिससे कि इमेज रिकॉग्निशन में काफी ज्यादा बड़ा रोल है हमारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है। आगे देखो इसके बारे में क्या है, देखो लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आती है कॉन्वोल्यूशनल लेयर। कॉन्वोल्यूशनल लेयर का काम क्या होता है, डिटेक्ट फीचर्स लाइक एजेस, शेप्स फ्रॉम इनपुट इमेजेस, ठीक है, जो भी इनपुट इमेजेस हुई हैं उनके फीचर्स को डिटेक्ट करेगा सबसे पहले। देन अप्लाइज अ सेट ऑफ फिल्टर्स कर्नल्स टू द इनपुट इमेज, फिर कुछ सेट ऑफ फिल्टर्स अप्लाई करेगा उस इनपुट इमेज पे। देन फीचर मैप्स दैट हाईलाइट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन इनपुट आर ऑब्टेन्ड। अब इतना करने पे उसको फीचर मैप मिलेंगे। वो फीचर मैप क्या हाईलाइट करते हैं, फीचर मैप बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं इनपुट इमेज की, ठीक। तो ये काम होता है कॉन्वोल्यूशनल लेयर का। फिर इसके बाद कौन सी लेयर आती है, इसके बाद नेक्स्ट लेयर, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर का सिंपल सा काम क्या हुआ, फीचर मैप्स को आउटपुट की तरह निकालना, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इमेज से उसको
पिक करना, ये काम हुआ कॉन्वोल्यूशनल लेयर का। देन आता है एक्टिवेशन फंक्शन, इंट्रोड्यूसेस नॉन लीनियरिटी इनटू द नेटवर्क इनेबलिंग इट टू लर्न मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ये नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करता है नेटवर्क में, जिससे कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न को अच्छे से समझा जा सके, लर्न किया जा सके। इट एक्ट्स एज द स्विच दैट डिसाइड्स वेदर न्यूरॉन शुड बी टर्न्ड ऑन और ऑफ बेस्ड ऑन इट्स इनपुट। ये डिसाइड करता है कि हमारा न्यूरॉन एक्टिवेट रहेगा या फिर एक्टिवेट नहीं रहेगा इनपुट के बेसिस पे। ठीक, टाइप्स की बात की जाए तो न्यूरल नेटवर्क के ऑलरेडी मैं एक्टिवेशन फंक्शन के ऑलरेडी टाइप्स मैं बता चुका हूं। एक बार वापस से हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, ये क्या होता है? मैप्स इनपुट टू द सेम आउटपुट वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये होता है हमारा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। इसको आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ग्राफ है इसका, सिंपली आप देख सकते हो। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन एस शेप्ड फंक्शन होता है। दो तरीके के सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, बाइनरी सिग्मॉइड फंक्शन और बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन। अब बाइनरी सिग्मॉइड फंक्शन में ग्राफ आप देख सकते हो इस तरीके से होता है, 0 से लेके मैक्स टू मैक्स 1 तक जाएगा। एस शेप्ड कर्व ये भी होता है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका प्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये भी एस शेप्ड कर्व होता है, बट ये -1 से 1 तक जाता है और ये 0 से 1 तक जाता है। याद रखना, बाइनरी मतलब 0 1, बाइपोलर मतलब -1 to 1। ठीक, इससे याद रखना। नेक्स्ट है tan h और हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। ये हमारा बाइपोलर सिग्मॉइड फंक्शन का ही रेप्लिका होता है। ठीक है, जो ये है वही ये है, दोनों एक दूसरे से रेप्लिका है, सेम टू सेम चीज है। ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट आता है रेल्यू फंक्शन, इन्वॉल्व सिंपलर मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड इज मोर यूजफुल देन अदर एक्टिवेशन फंक्शन। सो रेल्यू होता क्या है? रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। मैं लिख देता हूं। ओके, सो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट ये क्या होते हैं? ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे काम करते हैं। ठीक है, और ये बाकी सारे एक्टिवेशन फंक्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होता है। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, और ये इसका सिंपल सा ग्राफ है, यहां से स्टार्ट है देन इन्फिनिटी तक गया। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। बाइनरी स्टेप फंक्शन की बात की जाए तो डिपेंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड वैल्यू दैट डिसाइड्स द एक्टिवेशन ऑफ अ न्यूरॉन। सो बाइनरी स्टेप क्या होता है? बाइनरी स्टेप फंक्शन क्या होता है? ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिपेंडेंट फंक्शन होता है जो डिसाइड करता है कि एक्टिवेशन न्यूरॉन का होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 1 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इन सब का यूज होता है जब न्यूमेरिकल वगैरह आप सॉल्व करोगे, या फिर आपने पहले सॉल्व किए होंगे, क्योंकि मैंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे। ठीक है, सो वहां पे अगर आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़े हुए हैं तो आपको ये चीज पता चलेगी, ये चीज समझ में आ रही होगी कि 0 और 1 का यूज क्या था। ठीक है, क्योंकि 0.3 0.4 0.5 0.9 इन तरीके की वैल्यूज आ रही थी, तो वहां पे हमारा क्या हो रहा था? जो एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू आ रही थी, ठीक है, वो क्या आ रही थी? 1 आ रही थी। ठीक है, बट वैल्यू अगर हमारी आ रही थी -1 -2 -3 -4 अप टिल माइनस इन्फिनिटी, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी? 0, फाइनल आउटकम। ठीक, सो इसी अकॉर्डिंग हम वहां पे काम कर रहे थे। तो बाइनरी स्टेप फंक्शन का यही काम होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेसिस पे ये बताता है आइदर हमारा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा और नहीं होगा। ठीक, पूलिंग लेयर क्या होती है? अब देखो समझो, ग्राफ इसका यही है, सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, ये इधर चल रहा है हमारा। ठीक है, 0 पे नॉट एक्टिवेटेड, 0 पे एक्टिवेटेड, 1 पे। ठीक, पूलिंग लेयर क्या होती है? रिड्यूसेस द विड्थ एंड हाइट ऑफ द फीचर मैप। फीचर मैप की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना, उसको रिड्यूस करने का काम होता है पूलिंग लेयर का। हेल्प इन कंट्रोलिंग ओवरफिटिंग, रिड्यूसिंग कंप्यूटेशन एंड मेक्स फीचर मोर इनवेरिएंट टू स्मॉल ट्रांसलेशंस। मतलब कि ओवरफिटिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, कंप्यूटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, साथ ही साथ जो फीचर्स हैं उनको ज्यादा इनवेरिएंट बनाता है स्मॉल ट्रांसलेशंस के लिए। मतलब छोटे छोटे चेंजेस पे, उस छोटे छोटे चेंजेस होने पे हमारे फीचर्स पे फर्क ना पड़े। ठीक है, ये काम किसका होता है? पूलिंग लेयर का होता है। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप होते हैं, मैक्स पूलिंग और एवरेज पूलिंग। मैक्स पूलिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ रीजन, किसी एक रीजन से मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना। मैक्स पूलिंग का काम होता है कंप्यूट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन अ रीजन, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना किसी एक रीजन में, एवरेज पूलिंग का काम होता है। ठीक है, फुल्ली कनेक्टेड और डेंस लेयर, ये चौथा हमारा वेरिएंट है। ठीक है, वेरिएंट नहीं मतलब चौथा लेयर है हमारा। ठीक है, CNN का चौथा लेयर है, फुल्ली कनेक्टेड और डेंस लेयर। परफॉर्म क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फीचर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रीवियस लेयर। अब इससे पहले वाली जितनी लेयर है, चाहे वो एक्टिवेशन फंक्शन हो, चाहे वो पूलिंग लेयर हो, चाहे सबसे पहली वाली जो हमने अभी देखी थी, उन सब में से जो फीचर एक्सट्रैक्ट हुए हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने का काम होता है फुल्ली कनेक्टेड या फिर डेंस लेयर का। ईच न्यूरॉन इन दिस लेयर इज कनेक्टेड टू एवरी न्यूरॉन इन द प्रीवियस लेयर। यहाँ का हर एक न्यूरॉन प्रीवियस लेयर के हर एक न्यूरॉन से
कनेक्टेड होता है, इट प्रोड्यूसेस द फाइनल आउटपुट, यही हमारी फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, केस स्टडी की बात की जाए अब सीएनएन के अंदर, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। अभी रिसेंटली जो 23-24 का एमएल का एग्जाम हुआ है कुछ बच्चों का, उनके पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था 10 नंबर के अंदर कि सीएनएन में डायबिटिक रेटिनोपैथी की केस स्टडी बताओ। ठीक, 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया था। तो देखो वैसे तो चांसेस कम है क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, बट स्टिल देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन आ सकता है। सो पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या होती है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डीआर यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी फ्रॉम रेटिनल इमेजेस टू प्रिवेंट फ्रॉम विजन लॉस। देखो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, ठीक है, चाहे वो बॉर्न हो चाहे वो बाद में डायबिटीज़ हुई हो उनके, ठीक है, तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के साथ एक चीज़ प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कई सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो आंखों में चश्मा लगाते हैं, ठीक है, उनको विजन लॉस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो वो दिक्कतें आती किस वजह से, उनके रेटिना में प्रॉब्लम होती है, हो जाती है डायबिटीज की वजह से। ठीक है, सो डायबिटिक रेटिनोपैथी ही एक तरीका है जिससे पता किया जा सकता है कि क्या पर्सन के विजन लॉस होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। ठीक है, सो उसी प्रॉब्लम को हम सीएनएन की हेल्प से एनालाइज करते हैं क्योंकि वहां पर रेटिना की इमेजेस को एनालाइज किया जाता है। ठीक, सो यही हमारी प्रॉब्लम है केस स्टडी में। अगर हम देखें कि अर्ली डिटेक्शन किया जा सके डायबिटिक रेटिनोपैथी का रेटिनल इमेजेस की हेल्प से, ताकि विजन लॉस से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब प्रोसेस देखो क्या होता है, सारी लेयर के काम बताऊंगा कौन सी लेयर क्या काम करती है। ठीक है, सबसे पहले आता है कन्वोल्यूशनल लेयर। काम क्या करती है, एक्सट्रैक्ट फीचर्स लाइक शेप, एजेस, ब्लड वेसल पैटर्न्स एंड हेमरेजेस फ्रॉम रेटिनल इमेजेस एट डिफरेंट स्केल्स। मतलब कि अलग अलग स्केल पे रेटिना में, आपके आई के रेटिना में क्या शेप्स हैं, क्या एजेस हैं, ब्लड वेसल्स के क्या पैटर्न हैं, हेमरेजेस हैं या फिर नहीं है, वो सारी चीज़ें जो रेटिनल इमेज के अंदर दिया हुआ है वो सब कुछ एक्सट्रैक्ट करने का काम, वो सारे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, कन्वोल्यूशनल लेयर। ठीक, फिर एक्टिवेशन लेयर आती है। इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी आफ्टर ईच कन्वोल्यूशनल लेयर अलाउिंग द नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स। ये क्या करता है, हर एक कन्वोल्यूशनल लेयर के बाद कुछ नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस कराता है जिससे कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फीचर्स के बीच में जो बन रही है उसको भी समझा जा सके नेटवर्क की हेल्प से। ठीक है, फिर आती है पूलिंग लेयर। रिड्यूस डेटा साइज एंड इंट्रोड्यूस सम इनवेरिएंस टू स्मॉल वेरिएशन इन द इमेज। ये क्या करता है, डेटा साइज को रिड्यूस करता है और कुछ इनवेरिएंसेस देता है जिससे कि स्मॉल वेरिएशंस को समझा जा सके इमेज के अंदर। देन आता है हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर। इसका काम क्या होता है, परफॉर्म हाई लेवल रीजनिंग टू क्लासीफाई द इमेज एज हेल्दी और साइंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। मतलब कि अब ये जो हमारी लेयर है फुल्ली कनेक्टेड लेयर, यही हमारी डेंस लेयर होती है और यही रिस्पॉन्सिबल होती है आउटपुट देने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे भी यही काम करेगी, ये हाई लेवल रीजनिंग परफॉर्म करेगी और उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेगी इमेज को कि ये हेल्दी इमेज है या फिर यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी के साइन दिख रहे हैं। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिनल इमेज एज हेल्दी और विद डीआर, यानी कि क्लासिफाई हो गई है इमेज अब हमारी जो रेटिनल इमेज थी कि वो हेल्दी हैं, हेल्दी रेटिनास की इमेज है, या फिर इन रेटिनाज में हमारा डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम्स हैं। ठीक, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके। ठीक है, अब ये केस स्टडी करने पे कुछ बेनिफिट हमको मिले होंगे। ठीक है, क्या मिला, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट स्क्रीनिंग एज कम्पेयर टू मैनुअल इवेल्युएशन। मैनुअल इवेल्युएशन के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेटर स्क्रीनिंग और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट स्क्रीनिंग, फास्टर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करता है ये हमको। ठीक है, सीएनएन। देन नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी टू डीआर डिटेक्शन इन रिमोट एरियाज। मतलब कि ऐसे एरियाज जहाँ पे पेशेंट रेगुलरली ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है, डॉक्टर के पास बार बार नहीं आ जा सकते हैं, ठीक है, मैनुअली इवैल्यूएशन वो नहीं करवा सकते हैं, वहाँ पे सीएनएन काफ़ी सही काम करता है हमारा डीआर डिटेक्शन में इमेजेस की हेल्प से। ठीक है, पोटेंशियल फॉर अर्ली इंटरवेंशंस। अर्ली इंटरवेंशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, यानी कि ये काफ़ी जल्दी से और इजीली पता लगा लेता है कि आंखों में दिक्कत है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं आ रही है, जिस वजह से इजीली उसको इंटरवेंट भी किया जा सकता है, यानी उसको क्योर भी करने के लिए प्रिवेंशन भी करे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिल्डिंग है स्मार्ट स्पीकर। ये सेकंड केस स्टडी। ठीक, 3 केस स्टडी हम लोग देखेंगे। बिल्डिंग अ स्मार्ट स्पीकर, प्रॉब्लम क्या है, एक्यूरेट वॉइस रिकॉग्निशन फॉर अ स्मार्ट स्पीकर टू अंडरस्टैंड यूजर कमांड्स। यहाँ पे वॉइस मॉडल पे काम होगा। ठीक, वॉइस मॉडल यानी कि जो भी हमारी वॉइस होगी, जो हम स्पीकर बना रहे थे, स्मार्ट स्पीकर का काम क्या होता है, वो हमारे कमांड को सुने और हमारे कमांड के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करे। तो कमांड को तभी तो सुनेगा जब उसकी वॉइस रिकॉग्निशन एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है, एक्यूरेट वॉइस रिकॉग्निशन फॉर अ स्मार्ट स्पीकर टू अंडरस्टैंड यूजर कमांड। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। प्रोसेस क्या होगा, अगेन सारी लेयर्स देखेंगे। देखो हर एक
केस स्टडी में, कोई सी भी केस स्टडी हो, एक्टिवेशन लेयर और पूलिंग लेयर का काम सेम होता है। ठीक, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैंने इसलिए अलग अलग डिफाइन किया ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं, बाकी आप एग्जाम में एक ही चीज लिखोगे तभी भी वो गलत नहीं होगा। एक्टिवेशन लेयर क्या करती है, नॉन लीनियरिटी प्रोड्यूस करती है ताकि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझा जा सके। ये हर एक केस स्टडी में यही काम करेगी। ठीक, पूलिंग लेयर क्या करती है, डेटा साइज रिड्यूस करती है और इनवेरियंस इंट्रोड्यूस करवाती है ताकि स्मॉल वेरिएशन जो हो इमेज के अंदर वो पता चल सके। तो पूलिंग लेयर हर एक केस स्टडी में यही काम करेगी, कुछ नया काम ये नहीं करने वाली। ठीक, बाकी फुल्ली कनेक्टेड में फाइनल आउटकम्स आते हैं, कन्वोल्यूशनल में फीचर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। सिंपल टेक्निक है, एग्जाम में कुछ नहीं आता तो इसी तरीके से आप बना के लिख सकते हो। ठीक, अब देखो इधर आओ। कन्वोल्यूशनल लेयर एनालाइज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज टू आइडेंटिफाई पैटर्न। अब साउंड फ्रीक्वेंसी की विजुअल इमेजेस, ठीक है, साउंड भी हमारी, अब देखो क्योंकि जो हमारा CNN है वो हमारा इमेज रिकॉग्निशन पे काम करता है। ठीक, तो वो हमारा साउंड पे तो काम नहीं कर पाएगा, बट साउंड प्रोड्यूस होने पे जो विजुअल इमेजेस, जो वेव, जो ग्राफ फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को एनालाइज करके कन्वोल्यूशनल लेयर अपना काम बना लेती है। ठीक है, समझे। वैसे वो आइडेंटिफाई, मतलब पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साउंड फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, देन आता है एक्टिवेशन लेयर, इंट्रोड्यूसेस नॉन लीनियरिटी टू ईच फीचर फॉर मोर कॉम्प्लेक्स लर्निंग। वही सेम चीज है। Pooling layer may be used to achieve some level of translation invariance, making the model less sensitive to variation in spoken words। मतलब कि अब ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन का इनवेरियंस इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, क्यों करवाएगा, ताकि अगर मान लो कि मॉडल को प्रॉपर इंग्लिश के लिए ट्रेन किया गया है, ठीक है, प्रॉपर जो हमारी ब्रिटिश इंग्लिश है उसके लिए ट्रेन किया गया है मॉडल को, ठीक, बट हम इंडियन इंग्लिश में उससे बात करें, ठीक है, सो उस ट्रांसलेशन, जो वो वॉइस ट्रांसलेशन है ना, उस वॉइस ट्रांसलेशन में जो ये सेंसिटिव सा छोटा सा वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश के बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है, और इंडियन इंग्लिश का बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, सो चीज क्या हो रही है यहाँ पे, जो स्पीकिंग में, जो वर्ड्स में थोड़ा मोड़ा जो यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है ना स्पोकन वर्ड्स में, इसको मेंटेन किया जा सके, इसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, ये काम कराती है पूलिंग लेयर। ठीक, नेक्स्ट आता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर, क्लासिफाई द एक्सट्रैक्टेड फीचर फ्रॉम विजुअल रिप्रेजेंटेशंस इनटू स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस अंडरस्टूड बाय स्मार्ट स्पीकर। मतलब कि अब ये क्या करती है, फाइनली ये क्लासिफाई कर देती है जो भी एक्सट्रैक्टेड फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो भी एक्सट्रैक्टेड फीचर्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन से जो जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ठीक है, जो वेव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया था स्टार्टिंग में, वहां से जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए गए थे उनके बेसिस पे वो डिफाइन कर देगी कि किस तरीके से यूजर के वर्ड्स को समझना है और स्मार्ट स्पीकर कैसे वर्ड्स को और फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, वो सारी चीजें ये डिफाइन कर देती है। तो अब क्या हुआ, आउटपुट क्या मिला हमको, कैटेगराइजेशन ऑफ स्पोकन वर्ड इनटू यूजर कमांड्स। अब स्पोकन वर्ड्स क्या कमांड दे रहे हैं यूजर को, वो चीज कैटेगराइज हो गई। ठीक, आउटपुट आ गया हमारा। बेनिफिट क्या हुए, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी, हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई मॉडल की, यानी कि अब हम कुछ भी बोलेंगे तो वो इजिली समझ जाएगा। ठीक, इनहैंस्ड यूजर एक्सपीरियंस, अब वो तुरंत समझ रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो सीधी सी बात है हमारा एक्सपीरियंस भी इनहैंस हो रहा है। एबिलिटी टू हैंडल वेरिएशंस इन स्पीच ड्यू टू द नॉइसेस, मतलब कि अब बैकग्राउंड नॉइसेस जो आती रहती हैं उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम आती है वो भी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि वहां की भी वेरिएशंस को हैंडल कर सकता है हमारा स्पीकर। ठीक, सो ये केस स्टडी थी स्पीकर की। वैसे तो स्पीकर के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है एग्जाम में आने के, बट सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि आजकल की डेट का बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है जो ML के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ML यूज़ हो रही है, सो ये जरूर पढ़ के जाना, ये जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, इंटरप्रिटिंग विजुअल डेटा फ्रॉम कार कैमराज फॉर सेफ नेविगेशन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सीन रिकॉग्निशन। देखो यहाँ पे भी इमेजेस पे काम होता है, सेंसर्स होते हैं, कैमराज होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेंसर की बात तो नहीं करेंगे हम लोग, कैमराज की बात करेंगे, क्योंकि CNN हमारा उसी पे काम करेगा। कैमराज कुछ इमेजेस लेते हैं, ठीक, अब उन इमेजेस की हेल्प से सेफ नेविगेशन किया जा सके, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किया जा सके, यही प्रॉब्लम है सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। ठीक, प्रोसेस समझो, कॉन्वोल्यूशनल लेयर का काम क्या है, एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम कैमरा इमेजेस से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगी, आइडेंटिफाइंग एजेस शेप्स ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स और पेडेस्ट्रियंस एंड ओवरऑल सीन स्ट्रक्चर। और उस इमेजेस से ये क्या क्या फीचर निकालेगी, एजेस निकालेगी, शेप्स निकालेगी, ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करेगी, जैसे कि कार है, पेडेस्ट्रियन है, ठीक है, कोई पैदल जा रहा है बंदा, कार से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, वो सारे फीचर्स निकालेगी। ओवरऑल क्या सीन चल रहा है, ठीक है, क्या सीन दिख रहा है, क्या विजुअल दिखाई दे रहा है, उसके बेसिस पे ये काम करता है, उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है। ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर। देन आता है हमारा एक्टिवेशन लेयर, नॉन लीनियरिटी रिड्यूस करेगा ताकि कॉम्प्लेक्स फीचर्स की भी लर्निंग प्रोवाइड की जा सके। पूलिंग लेयर क्या करेगा, डायमेंशनल स्पेस को रिड्यूस करेगा और डेटा
मतलब रिड्यूस करेगा ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है। ये इनवेरियंस को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, वही काम है इसका पूलिंग लेयर का हर जगह। देन आता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स। फुल्ली कनेक्टेड लेयर में यहाँ पे क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई होंगे और क्लासिफाई होंगे, क्योंकि जब तक आइडेंटिफाई यानी कि डिटेक्ट नहीं होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई पैदल जा रहा है तो उसको किस स्पीड में ओवरटेक करना है, ठीक है, या फिर वो किस स्पीड में जा रहा है तो हमें उस अकॉर्डिंग कार के नेविगेट कराना है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ के ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक। देन एस्टिमेट द डिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रोड, और एस्टिमेट होता है कि क्या डिस्टेंस और क्या पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की रोड पे हमारी जो कार है उससे, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, आउटपुट हमारा निकल के आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर डिस्टेंस एंड पोजीशन। जो हमारा फाइनल क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट का, उनके बीच की डिस्टेंस, उनकी पोजीशन, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग ये सारी चीजें क्लासिफाइड होंगी, तभी तो हम प्रॉपरली नेविगेट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब तभी तो हमारा मॉडल प्रॉपरली नेविगेट कर पाएगा कार को, जब उसको पता होगा कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, किस पोजीशन पे, और उसको किस तरीके से ओवरटेक करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है या रुकना है। सो वो सारी चीजें तभी डिसाइड हो पाएंगी जब ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन प्रॉपर होगा, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे होती है, डिस्टेंस पोजीशन का एस्टिमेशन और ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन। देन बेनिफिट्स इसके क्या क्या है, ठीक है, आउटपुट हमको फाइनल ये मिल गया। देन बेनिफिट क्या क्या है, सेफ नेविगेशन, सेकेंडली इंप्रूव्ड रोड सेफ्टी, रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर रिलेटेड एक्सीडेंट, मतलब कि रोड सेफ्टी इंक्रीज हो गई, इंप्रूव हो गई, जिससे कि ह्यूमन एरर रिलेटेड एक्सीडेंट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। सो इस वीडियो में इतनी ही चीज़ें थी, आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो यूनिट 5 है, जो कि मैं शाम को 8-9 बजे तक अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।